Hello student, welcome to my YouTube channel History with Ritika. Today we will discuss B point of unit second, which is the Eastern Question and Balkan nationalism, scramble for African colonies, imperialism, rivalries, power blocks and alliances. So first of all, we will understand the Eastern issues and Balkan nationalism. The ईस्टर्न क्वेश्चन एंड बाल्कन नेशनलिज्म दोनों ही एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड इश्यूज रहे जो 19 एंड अर्ली 20 सेंचुरी में साउथ ईस्टर्न यूरोप एंड मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स पर डोमिनेटेड थे। ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड थे बिकॉज ओटोमन एम्पायर बाल्कन रीजन तक फैला हुआ था। जैसे ही ओटोमन एम्पायर का डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ, बाल्कन के वेरियस एथनिक ग्रुप्स में नेशनलिस्ट मूवमेंट राइज होने लगे, जिसका रिजल्ट ये रहा कि इन ग्रुप्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स होना स्टार्ट हो गए और इन कॉन्फ्लिक्ट्स ने एक कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को क्रिएट कर दिया, जहां ओटोमन पावर के कमज़ोर होने के साथ साथ यूरोपियन पावर्स ने इन रीजन्स पर अपना कंट्रोल करने के लिए एक दूसरे से कॉम्पीट करना स्टार्ट कर दिया। द ईस्टर्न क्वेश्चन। नाउ लेट अस ब्रीफली डिस्कस द ईस्टर्न इश्यूज। The Ottoman Empire, also known as Turkey Empire, because टर्की ही पूरे ओटोमन एम्पायर को लीड करता है। ओटोमन एम्पायर जो कभी एक डोमिनेंट वर्ल्ड पावर हुआ करती थी, लेट 18th सेंचुरी में इसका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। इंटरनल स्ट्राइफ, करप्शन एंड एक्सटर्नल प्रेशर्स इस एम्पायर की वीकनेस को और बढ़ा देते हैं। जैसे जैसे ओटोमन एम्पायर की पावर कम होने लगती है, वैसे वैसे ही यूरोपियन पावर्स ने इन रीजन्स के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को नोटिस करना स्टार्ट कर दिया। सो ईस्टर्न एरियाज में ऐसे कौन से मेजर इश्यूज चल रहे थे, अब हम उनको आउटलाइन करते हैं। सो फर्स्ट हम देखते हैं कंट्रोल ऑफ बोस्फोरस एंड डार्डिनेल्स। डार्डिनेल्स एंड बोस्फोरस की अपनी एक इनक्रेडिबल इम्पोर्टेंस थी बिकॉज ये ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी के बीच ओनली वन मैरीटाइम रूट था जो इंटरनेशनल ट्रेड एंड मिलिट्री स्ट्रेटेजी के लिए इम्पोर्टेंट था, क्योंकि जो कोई भी इन स्टेट्स को कंट्रोल करता था वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ब्लैक सी को एक्सेस करने एक्सिस ऑफ कंट्रोल कर सकता था। एसेंशियली शिपिंग एंड नेवल मूवमेंट्स के लिए ये एक पॉलिटिकल चेक पॉइंट्स के वे में वर्क करता था। सेकेंड इशू देखते हैं हम, प्रोटेक्शन ऑफ क्रिश्चियन माइनॉरिटीज। ओटोमन एम्पायर मेजरली मुस्लिम था, लेकिन वहाँ पर माइनॉरिटीज के साथ क्रिश्चियन पॉपुलेशन भी थी, पर्टिकुलरली ग्रीक्स, आर्मेनियंस, एसीरियन में। इन कम्युनिटीज़ को 19 एंड अर्ली 20 सेंचुरी में परसिक्यूशन, डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस फेस करने पड़ रहे थे। उनकी सिचुएशन को देखते हुए यूरोपियन पावर्स ने ओटोमन एम्पायर में इन क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ वाले ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करने लगे। थर्ड इशू रहा प्रिवेंशन ऑफ रशियन एक्सपेंशन। यहाँ हम रशिया के रोल की बात करें तो रशिया इन ईस्टर्न एरियाज में अपने इन एक्सपेंशन में लगा था, बट यूरोपियन पावर्स ने इन रीजन्स में रशिया के एक्सपेंशन को रोकने की कोशिश की बिकॉज रशिया के इस तरह के एक्सपेंशन के माइंडसेट को यूरोप में पावर और बैलेंस बनाए रखने के लिए डेंजरस हो सकता था। फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं, मेंटेनेंस ऑफ द बैलेंस ऑफ पावर। जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि यूरोपियन पावर्स ने यूरोप में बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन रखने की कोशिश की बिकॉज उनको हमेशा से ये फियर रहता था कि कोई भी एक मेजर पावर बनकर पूरे यूरोप पे डोमिनेट ना करने लगे। तो एक ये रीजन भी था। बाल्कन नेशनलिज्म। नाउ वी ब्रीफली डिस्कस अबाउट बाल्कन नेशनलिज्म। इसको हम समझते हैं सेपरेटली कि बाल्कन नेशनलिज्म आखिर में था क्या। सो बाल्कन नेशनलिज्म ड्यूरिंग द 19 एंड अर्ली 20 सेंचुरी में बाल्कन रीजन के साउथ ईस्टर्न यूरोप में नेशनलिस्ट मूवमेंट के एमरजेंस एंड डेवलपमेंट को दर्शाता है। इन मूवमेंट्स के थ्रू एथनिक एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी के बेसिस पर इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स को क्रिएट करने की डिमांड की जाने लगी। बाल्कन रीजन 5 सेंचुरीज तक
ओटोमन रूल के अंडर में रहा, जिसके कारण इन एरियाज में एथनिक, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल आइडेंटिटी का कॉम्प्लेक्स मिक्सर देखने को मिला। जैसे जैसे ओटोमन एम्पायर का डिक्लाइन होने लगा, वैसे वैसे इन रीजन्स में नेशनलिस्ट मूवमेंट एमर्ज होने लगे। इन सब रीजन से हमें बाल्कन रीजन में एथनिक एंड लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस देखने को मिले। डाइवर्स लिंग्विस्टिक लैंडस्केप की बात की जाए तो बाल्कन में मेजोरिटी के साथ साउथ स्लेविक लैंग्वेज बोली जाती थी। सर्बियन, क्रोशियन, स्लोवेनियन, मैसेडोनिया एंड बुल्गारिया एरियाज में, वाइल अल्बानियन भी एक नॉन स्लेविक लैंग्वेज थी, ये भी इन रीजन्स में बोली जाती थी। रिलीजियस कॉम्प्लेक्सिटीज की बात की जाए तो यहाँ के एथनिक मिक्स को रिलीजन और कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। लाइक सम एरियाज में ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी का डोमिनेंस देखने को मिलता है एंड अदर एरियाज में कैथोलिज्म एंड मुस्लिम पॉपुलेशन देखने को मिलती है। पर्टिकुलरली हम बात करें तो बोस्नियाक और अल्बानी लोगों के बीच में देखा जाता है। एक तो ये सारे रीजन हो गए। इसी के साथ ओटोमन रूल की बात करें तो ओटोमन एम्पायर का बाल्कन पर रूल मोस्टली ओप्रेसिव एंड डिस्क्रिमिनेटरी का रहा, जिससे वहाँ की लोकल पॉपुलेशन में रीसेंटिमेंट्स ग्रो होते चले गए। वहीं यूरोपियन नेशनलिज्म का कंट्रीब्यूशन देखें तो जो बाल्कन में नेशनलिस्ट मूवमेंट यूरोपियन नेशनल मूवमेंट से इन्फ्लुएंस था। पर्टिकुलरली देखें तो ये इटली एंड जर्मनी से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे। की इवेंट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन ईस्टर्न इश्यूज एंड बाल्कन नेशनलिज्म्स के एमर्जेंस से यूरोपियन हिस्ट्री में सेवरल इश्यूज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स देखे गए। अब हम इन इवेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि 1821 से 1832 में देखने को मिला। ये कॉन्फ्लिक्ट ग्रीक वर्सेस ओटोमन एम्पायर के बीच हुआ, जिसका रिजल्ट हमें एक इंडिपेंडेंट ग्रीक स्टेट के इस्टेब्लिशमेंट के रूप में देखने को मिला। इस वॉर के कॉजेज देखें हम देखते हैं जो ग्रीक है वो 1453 से ओटोमन एम्पायर के अंडर में था, जिसने ग्रीक में रीसेंटिमेंट्स ग्रो किए। ग्रीक एनलाइटमेंट की बात करें हम तो जो ग्रीक का एनलाइटमेंट था वो यूरोपियन आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड नेशनलिज्म से इंस्पायर्ड था, जिसने ग्रीक की इंडिपेंडेंस की अर्ज को और स्पार्क दे दिया। ग्रीक के इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करें तो हम देखते हैं कि ओटोमन लैंडलॉर्ड्स के थ्रू हैवी टैक्सेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन की वजह से वहाँ इकोनॉमिक हार्डशिप इतनी बढ़ जाती है कि वहाँ के लोगों में असंतोष और बढ़ने लगता है। फाइनली 1832 में एक ट्रीटी की जाती है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसमें ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसी के साथ किंगडम ऑफ ग्रीस को इस्टेब्लिश कर दिया जाता है, जिसके फर्स्ट किंग ओटो ऑफ बावेरिया बनते हैं। इस ट्रीटी में बॉर्डर्स ऑफ ग्रीक्स डिसाइड कर दिए जाते हैं, जिसमें पेलोपोनीस, सेंट्रल ग्रीस, एशियन आइसलैंड शामिल थे। अब हम बात करेंगे क्रीमियन वॉर, जो कि 1853 से 1856 तक इसकी टाइमलाइनिंग मानी जाती है। क्रीमियन वॉर रिलीजियस डिस्प्यूट्स, रशियन एक्सपेंशनिज्म एंड यूरोपियन पावर पॉलिटिक्स जैसे मैनी फैक्टर के कॉम्बिनेशन के कारण हुआ, और आप ये कह सकते हैं कि ईस्टर्न इश्यूज का रिजल्ट ही क्रीमियन वॉर था। ये वॉर रशिया के अगेंस्ट तुर्की, फ्रांस, ब्रिटेन, पाइडमेंट के बीच देखी गई। अब वॉर के कॉन्टेक्स्ट को हम डीपली समझें तो हम देखते हैं, जैसे कि हमने पहले बात की थी, कि टर्की ओटोमन एम्पायर को लीड करता था और टर्की का सुल्तान था अब्दुल मजीद। तो ओटोमन एम्पायर का एक पार्ट था पैलेस्टीन। वहाँ पर क्रिश्चियनिटी के 2 सेक्ट्स थे, कैथोलिक्स और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन।
तो पूरे यूरोप में कहीं भी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस को कोई भी इशू फेस करने पड़ते थे तो उनके सपोर्ट में रशिया आ जाता था। वहीं अदर साइड कैथोलिक्स को पूरे यूरोप में कहीं भी कोई भी इशू फेस करने पड़ते थे तो उनके सपोर्ट में फ्रांस आ जाता था। यानी कि आप इन शॉर्ट कह सकते हैं कि ये जो दो सेक्ट्स थे, कैथोलिक्स और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, कैथोलिक्स को सपोर्ट करते थे फ्रांस और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन को सपोर्ट करते थे रशिया। सो इस पॉइंट को आपको माइंड में रखना है जब भी आप आगे के कंसेप्ट्स को क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सो अब हम पैलेस्टीन में इसकी कहानी को आगे बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं जो सुल्तान है अब्दुल मजीद, वो पैलेस्टीन के अंदर जो क्रिश्चियन होली श्राइन्स थी उनकी कस्टडी कैथोलिक्स को दी हुई थी। बट कैथोलिक्स अपनी ड्यूटीज को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर रहे थे, तो सुल्तान ने इन क्रिश्चियन होली श्राइन्स की कस्टडी को कैथोलिक से लेकर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस को दे दिया और यही टॉपिक एक इशू बन जाता है। अब कैथोलिक्स ने प्रोटेस्ट किया कि हमें कस्टडी वापस की जाए, हमसे कस्टडी क्यों ली गई। और अब यही कस्टडी का इशू कि कस्टडी कैथोलिक्स को दी जाए या ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन को दी जाए, यही इशू आगे चलकर एक इंटरनेशनल क्राइसिस बन जाता है जिसकी वजह से क्रिमियन वॉर देखने को मिलती है। तो ये एक इंटरनेशनल क्राइसिस में कैसे टर्न होता है, अब हम इसको समझते हैं। इस डिसीजन के बाद रशिया का जार निकोलस फर्स्ट सुल्तान को प्रेशराइज करना स्टार्ट करता है कि आप कस्टडी को ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन के पास ही रहने दें। वहीं अदर साइड फ्रांस के नेपोलियन थर्ड आ जाते हैं, वो सुल्तान को प्रेशराइज करते हैं कि जो कस्टडी है होली श्राइन्स की वो वापस को दी जाए। इसी के साथ ऑस्ट्रिया, स्पेन, पोर्टुगाल एंड सार्डिनिया ने सुल्तान को प्रेशराइज तो नहीं किया, लेकिन ये सभी कस्टडी कैथोलिक्स के हाथों में होनी चाहिए इस बात को सपोर्ट करते हैं। तो इन सब प्रेशर से अब सुल्तान डिसीजन लेते हैं और वो कस्टडी को वापस कैथोलिक्स को दे देते हैं। इस स्टेप के बाद सुल्तान के इस स्टेप के बाद रशिया क्या करता है, रशिया का जो जार है वो प्रिंस मेंशिकोव को सुल्तान के पास भेजता है, ऑटोमन एम्पायर के सुल्तान के पास भेजता है और वहाँ वो जाकर उनसे डिमांड करता है कि आपने ये जो डिसीजन लिया है इसको जल्दी से चेंज करें और कस्टडी वापस से ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन को दे दे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप डायर कॉन्सिक्वेंसेस के लिए रेडी रहना। वहीं अदर साइड रशिया ब्रिटिशर्स से, ब्रिटेन से जाकर बात करता है और उनसे कहता है कि रशिया और ब्रिटेन को मिलकर टर्की का फ्यूचर डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि टर्की एक वीक एम्पायर है और यह ऑटोमन एम्पायर बहुत जल्दी ही डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। लेकिन ब्रिटेन इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करता और इन सभी घटनाओं के चलते रशिया गुस्से में आ जाता है और वो ऑटोमन एम्पायर पर इन्वेड कर देता है और वहाँ की दो प्रिंसिपैलिटीज मोल्डाविया और वालाचिया को कैप्चर कर लेता है जुलाई 1853 में और इसी पॉइंट से वॉर स्टार्ट हो जाती है। टर्की रशिया के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। स्टार्टिंग में टर्की ही अकेला इस वॉर में लड़ रहा होता है। इसी रीज़न से हम देखते हैं कि रशिया ऑटोमन एम्पायर में टर्की में टेरिबल मैसेकेयर करता है, क्योंकि जो टर्की की मिलिट्री है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती एज़ कम्पेयर टू रशियन मिलिट्री। ये सब सिचुएशन को देखते हुए ब्रिटेन और फ्रांस वॉर में एंट्री कर जाते हैं और वो सबसे पहले आकर रशिया से कहते हैं कि आप ऑटोमन एम्पायर की जो दो प्रिंसिपैलिटीज़ आपने कैप्चर की हैं उनको छोड़ दीजिए और वॉर को एंड करें। लेकिन रशिया रिफ्यूज़ कर जाता है, उनकी बात को नहीं मानता और उन प्रिंसिपैलिटीज़ को वापस करने से डिनाई कर देता है। अब ब्रिटेन एंड फ्रांस भी रशिया के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर देते हैं।
और जब वॉर डिक्लेयर हो जाती है तो कैवोर ने भी अपने 15,000 पाइंडमेंट सोल्जर्स को टर्की, फ्रांस एंड ब्रिटेन के सपोर्ट में भेज देते हैं। हम क्रीमियन वॉर के कई फेसेस देखते हैं। की इवेंट्स ऑफ वॉर की बात करें तो हम देखते हैं बैटल ऑफ सिनोप, सीज ऑफ सेवस्टोपोल, बैटल ऑफ बालाक्लावा, बैटल ऑफ इंकरमैन। फाइनली बैटल ऑफ इंकरमैन में फ्रांस एंड ब्रिटेन की फोर्सेस रशियन फोर्सेस को हरा दिया और इस वॉर के एंड के लिए ट्रीटी ऑफ पेरिस 1856 में साइन की जाती है। हम ट्रीटी ऑफ पेरिस को थोड़ा समझे तो हम देखते हैं कि ट्रीटी को 30 मार्च 1856 में साइन की जाती है और यह ट्रीटी रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, ओटोमन एम्पायर के बीच बातचीत के जरिए हुई और इस ट्रीटी में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए। पहला हम देखते हैं कि ब्लैक सी को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। अब किसी भी यूरोपियन कंट्री की वॉर शिप्स ब्लैक सी के अंदर नहीं जाएंगी। सेकंड, क्रीमियन पेनिसुला का डीमिलिटराइजेशन कर दिया गया। ट्रीटी ने ओटोमन एम्पायर की इंटीग्रिटी को बनाए रखने की गारंटी दी। ब्लैक सी एंड डैन्यूब सी पर नेविगेशन फ्रीडम दे दी गई। सिग्नेटरी पावर्स के बीच मिलिट्री अलायंसेस को प्रोहाइबिटेड कर दिया गया। इस ट्रीटी में जिन पार्टीज ने भाग लिया था हम उनको देखते हैं तो देखते हैं कि रशिया को जो रिप्रेजेंट किया वो अलेक्जेंडर गोरचकोव ने किया। फ्रांस को रिप्रेजेंट करते हैं काउंट अलेक्जेंडर कोलोन वालावस्की। ब्रिटेन को रिप्रेजेंट करते हैं लॉर्ड काउली और ओटोमन एम्पायर को रिप्रेजेंट करते हैं मोहम्मद अली पाशा। नाउ अब हम बर्लिन कांग्रेस ऑफ बर्लिन को डिस्कस करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। 13 जून से 13 जुलाई 1878 तक हुई कांग्रेस का आयोजन बाल्कन्स कॉन्फ्लिक्ट्स को रिसोल्व करने और रूसो टर्की वॉर के बाद रीजन्स को रीऑर्गेनाइज करने के लिए की जाती है। इसके हम की पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो सबसे पहले जबकि होस्ट कंट्री था वहीं ये कांग्रेस की गई। इसको जर्मनी को रिप्रेजेंट करते हैं बिस्मार्क, रशिया को रिप्रेजेंट करते हैं प्रिंस गोरचकोव, ऑस्ट्रिया हंगरिया को रिप्रेजेंट करते हैं काउंट एंड्रेसी, यूनाइटेड किंगडम को रिप्रेजेंट करते हैं लॉर्ड सेलिसबरी, फ्रांस को रिप्रेजेंट करते हैं विलियम वाडिंगटन, इटली को रिप्रेजेंट करते हैं गुडो कार्टेस, ओटोमन एम्पायर को रिप्रेजेंट करते हैं मोहम्मद अली पाशा। इस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ मेजर डिसीजन लिए गए, जैसे कि कांग्रेस ने सर्बिया, मोंटेनेग्रो एंड रोमानिया की ओटोमन एम्पायर से इंडिपेंडेंस को अप्रूवल दे दिया। कांग्रेस ने बुल्गारिया की प्रिंसिपैलिटीज को इस्टेब्लिश किया। वैसे तो ये एक ऑटोनोमस बॉडी थी बट स्टिल ये अभी भी ओटोमन एम्पायर के अंडर ही थी। कांग्रेस ने ओटोमन एम्पायर की टेरिटरी को रशिया, ऑस्ट्रिया हंगरी, ग्रीस एंड वेरियस यूरोपियन पावर्स को दे दिया। कांग्रेस ने बाल्कन्स को रीऑर्गेनाइज किया और उसके न्यू बॉर्डर्स इस्टेब्लिश किए। इसी के साथ अलायंसेस एंड राइवलरीज का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्रिएट कर दिया इस कॉन्फ्रेंस ने। इस कॉन्फ्रेंस के सिग्निफिकेंसेस की बात करें तो हम देखते हैं कि कांग्रेस ऑफ बर्लिन ने बाल्कन में ऑटोमन डोमिनेंस का एंड कर दिया, यूरोपियन पावर्स को और बढ़ा दिया। इसी के साथ कांग्रेस ने बाल्कन में अलायंसेस एंड राइवलरीज का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्रिएट कर दिया जो फ्यूचर के कॉन्फ्लिक्ट्स में कंट्रीब्यूट करेगा। एग्जाम्पल के वे में अगर हम देखें तो हम देखते हैं बोस्नियन क्राइसिस एंड बाल्कन वॉर्स इसी का ही रिजल्ट रहेंगे। नाउ टॉक अबाउट द बाल्कन वॉर्स ऑफ 1912 एंड 1913। ओटोमन एम्पायर के अगेंस्ट ग्रीस, सर्बिया, बुल्गारिया और मोंटेनेग्रो के बीच 2 मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स देखे गए। इन वॉर्स का रिजल्ट
यह रहा कि वहाँ की ओटोमन एम्पायर ने अपने मोस्ट ऑफ यूरोपियन टेरिटरीज को खो दिया। और इस वॉर के दो फेजेस देखने को मिले। फर्स्ट फेज में हम देखते हैं कि बाल्कन लीग ने ओटोमन एम्पायर को डिफीट कर दिया। ओटोमन एम्पायर ने मैसिडोनिया एंड अल्बानिया को खो दिया। सर्बिया ने बिटोला को कैप्चर कर लिया और स्कोप्जे में एंटर कर लिया। ग्रीक ने थेसालोनिका को कैप्चर कर लिया। बाल्कन वॉर फेज की बात हम करें तो इस फेज में हम देखते हैं कि बुल्गारिया ने सर्बिया, ग्रीस एंड रोमानिया के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी, लेकिन बुल्गारिया इस वॉर में हार गया और ग्रीस एंड सर्बिया ने मैसेडोनिया के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स को आपस में डिवाइड कर लिया। और एट द एंड 10 अगस्त 1913 को ट्रीटी ऑफ बुखारेस्ट के साथ इस वॉर का एंड हो जाता है। इस बाल्कन वॉर का सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो इसका सिग्निफिकेंस ये रहा कि इन बाल्कन वॉर्स ने बाल्कन में टेंशन्स को इंक्रीज कर दिया और वर्ल्ड वॉर 1 को लीड करने में हेल्प की। ईस्टर्न क्वेश्चन एंड बाल्कन नेशनलिज्म की अगर हम लेगेसी की बात करें, इम्पैक्ट की बात करें, सो ईस्टर्न क्वेश्चन एंड बाल्कन नेशनलिज्म का रीजन्स एंड वर्ल्ड पर लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट देखने को मिला। इन रीजन्स में जो इतनी वॉर्स चल रही थी और जो इतने कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, इन्होंने बॉर्डर्स को फिर से रिड्रॉ किया एंड न्यू स्टेट्स को अमर्ज किया। बाल्कन नेशनलिस्ट मूवमेंट ने ग्लोबल फोर्स के रूप में नेशनलिज्म के राइज में कंट्रीब्यूशन दिया। ईस्टर्न क्वेश्चन एंड बाल्कन नेशनलिज्म ने ग्लोबल पॉलिटिक्स को शेप करने में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया, पर्टिकुलरली वर्ल्ड वॉर 1 को लीड अप किया। इस पूरे टॉपिक को अगर हम कंक्लूड करें, इसका कंक्लूजन हम देखें तो हम देखते हैं कि प्रॉब्लम ओटोमन एम्पायर के डिक्लाइन के साथ स्टार्ट होती है, जो लेट 18th सेंचुरी से रशिया के साथ हुए सीरीज ऑफ वॉर्स की वजह से टर्की की वीकनेस को और क्लियरली राइज कर देता है। ब्रिटेन को डर था कि अगर टर्की एम्पायर का डिक्लाइन हो गया और रशियन पावर इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर के लिए खतरा बन जाएगी अगर रशिया पावरफुल बन गया तो। इन सभी रीजंस के चलते, इन सभी पॉइंट्स को देखते हुए हम देखते हैं कि ये सारे इशू क्रीमियन वॉर ला देते हैं, क्रीमियन वॉर देखने को मिलती है। और इसी के साथ बाल्कन में नेशनलिस्ट फीलिंग्स ग्रो करने लगती है और ये फीलिंग्स 1870 में और बढ़ जाती हैं और जिससे हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस देखने को मिलती है यूरोपियन पॉलिटिक्स में। जैसे कि हम एग्जांपल के वे में देखें तो 1875 में बोस्नियाई लोग और 1876 में बुल्गारिया ने फ्रीडम की डिमांड करनी स्टार्ट कर दी। और इन सी इवेंट्स के चलते हुए एट द एंड हम देखते हैं कि कांग्रेस ऑफ बर्लिन देखने को मिलती है 1878 में। उसके बाद बाल्कन वॉर्स स्टार्ट हो गई और इन सभी फैक्टर्स ने मिलकर वर्ल्ड वॉर 1 को एक फ्यूल के वे में काम करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ हमारा यूनिट सेकंड का यूनिट बी का फर्स्ट पार्ट बाल्कन नेशनलिज्म और ईस्टर्न क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब आगे की यूनिट को हम नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जिस तरह के जितने आप लोगों के व्यूज़ आ रहे हैं उतना आपका सब्सक्रिप्शन नहीं आ रहा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इस यूनिट को आगे कंटिन्यू करेंगे।